बहुत सारे डॉक्टर्स जिनके मरीज हमसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया, बस 2 मिनट में बता दिया। अगर वो आपसे बात करके आधा ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ही में कोई गलती है, पेशेंट में कोई गलती है। अनफॉर्चुनेटली वो वेटिंग लिस्ट होती है। तो कितने दिन में मिलेगी आपकी अपॉइंटमेंट अगर आज ट्राई करें? फेथ कभी कभी मरीजों को ठीक कर देता है। एग्जामिनेशन का एक पार्ट है टच, एग्जामिनेशन का एक पार्ट है कि उसने फील किया, आपने नर्व्स भी देख ली, तो देयर इज अ कनेक्ट व्हिच हैपेंड। आई डोंट हैव लंच, आई आपका फिनिश पहला मील रात को होता है? मेरा पहला मील रात को, पहला और आखिरी? पहला और आखिरी। ये तो बुरी लाइफस्टाइल है, आई जस्ट गॉट यूज्ड टू इट। ये नहीं फॉलो करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने चाहा कि ये बच जाए लेकिन वो मरीज नहीं बचा। कोई भी डेथ किसी की भी, उसका सबसे मुश्किल टास्क होता है जाके बताना कि ये हुआ है। अगर तकलीफ ना हो तो मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। सबसे बड़ा जो उसका आशीर्वाद क्या होता है, अगर वो अपना रिलेटिव्स 10 दिन बाद ले आता है, कहता है कि ये एक मेरा रिलेटिव है, आप ही ने ट्रीट करना। मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोप बहुत कॉमन हम देखते हैं कि लगाए जाते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिख देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब आपको कैसा लगता है? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है। पेशेंट नहीं अंडरस्टैंड करता। वो लॉयर तो ऐसी ऐसी बातें लिखता है, उसके बाद तो डॉक्टर ने देखा ही नहीं इसको। जब ऐसी कंप्लेंट आती है तो बुरा लगता है। यहाँ से कॉन्शियस सही होनी चाहिए कि यू डिड योर बेस्ट। दूसरे लोग मुझे मास्टर समझते हैं, मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। एक लाइन है, दिल की बातें दिल ही जाने, लेकिन ये लाइन शायर कहते हैं। दिल की बातें जब किसी की भी समझ में नहीं आती तब आप ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आपको ये कहें कि धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। और ऐसे ही आज एक डॉक्टर साहब के साथ हम हैं, डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, जिनके पास वो लोग आते हैं जो सब तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं और फिर उन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर सेठ के पास जाइए, कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर मिल जाएगा। हर बार कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, और कैसे इन मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए मरीजों तक उम्मीद पहुंचाई जाती है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेठ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा सर, सारे मुश्किल केसेस आते हैं आपके पास। वो आते हैं जिनको बाहर डॉक्टर्स मना कर देते हैं या फिर ऐसा बताते हैं कि अब तो आखिरी विकल्प है, सर्जरी करके देखेंगे, तब वो फिर आपका रास्ता पकड़ते हैं। लोग बताते हैं कि डॉक्टर सेठ के पास चले जाओ। ऐसे जो टफ़ सिचुएशंस आते हैं, हमने अभी देखा, आप एक ऐसे टफ़ केस को डिस्कस कर रहे थे अपने किसी जानने वाले के साथ, ख़ास तौर पर वो लोग जानने वाले हों, तो आप कैसे टैकल करते हैं? थैंक यू पूजा। तुमने बड़ी मुश्किल क्वेश्चन के साथ इंटरव्यू स्टार्ट किया। आपके पास मुश्किल केस आते हैं। दैट्स राइट, वही मैं सोच रहा था। ऐसे तो आप अपने आप को, मेरे लिए कॉमन बात हो गई है, पर इसमें ऑब्वियसली ये एक बात है कि एक तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है और उसके लिए मेरा एक आधा ब्रेन डिवोटेड है इस बात के लिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट हाँ, थैंक गॉड कि मेरे पास भगवान ने एक्सपर्टीज़ दी है और वो स्किल्स दिए हैं, एंड आई बिलीव कि वो मेरे हाथों से ठीक हो सकता है। सो देयर इज़ अ कन्विक्शन, देयर इज़ नो फियर, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन नहीं है मेरे दिमाग में, मैं कोई इसमें इंडिसाइसिव नहीं हूँ और कन्विंस्ड हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कि मैं ही पर्सन हूँ जो कर सकता है। और चाहे वो मेरे फादर की एंजियोप्लास्टी थी, चाहे कोई क्लोज रिलेटिव की एंजियोप्लास्टी हो, मैंने खुद ही की विद द सेम बिलीव कि मेरे हाथों में मेरी स्किल से बेस्ट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं बेस्ट हूँ, बट आई एम फोकस्ड और मैं कम्प्लेक्स केसेस बड़ी सेफली कर सकता हूँ। पर दूसरी बात पता है क्या है, मुझे ये एक आसान काम नहीं होता है। आप मुश्किल केस को ट्रीट कर रहे हो, उसमें कैजुअलनेस नहीं हो सकती, वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चाहे वो रिलेटिव हो, क्लोज हो, चाहे कोई पेशेंट भी हो, पेशेंट भी तो अपना रिलेटिव ही है और वो आपके साथ एक उम्मीद के आता है, एक ट्रस्ट के साथ आता है, एक कन्विक्शन के साथ आता है। और आप देयरफॉर एक तरफ तो आप अपना कॉन्फिडेंस उसको देते हो, दूसरी तरफ आपको पता है कि कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या ये कई कंडीशंस ऐसी हैं जो कि लास्ट फेजेस में होती हैं, होपलेस सिचुएशंस होती हैं। बट फिर भी आपको ये पता होते हुए भी अगर
उसको और कोई रास्ता नहीं है। तो आप कहते हो भगवान आपने आफ्टर ऑल मुझे स्किल्स दिए क्यों? ये स्किल्स ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ही देता है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर एक क्रिकेटर, आप तेंदुलकर को ही ले लो या कोई भी, इतने सारे लड़के 24 घंटे भी प्रैक्टिस करें 25 साल तक, तो वो नहीं उस लेवल पे पहुंच सकेंगे, क्योंकि कोई इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, भगवान ने दिए होते हैं। कोई सरोद प्लेयर है, कोई पियानो प्लेयर है, एंड एवरीबडी कैन प्रैक्टिस 24 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 10 days एंड स्टिल कांट बिकम दैट। एंड ऐसे अगर भगवान ने किसी चीज़ के लिए आपको बनाया है तो आपको सक्सेस देगा। आपको भगवान में होना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। आप कॉन्फिडेंस दीजिए पेशेंट को, कॉन्फिडेंस आपके अपने ऊपर होना चाहिए, और क्या आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान आपके साथ काम कर रहे हैं, भगवान ने आपको ये किया है। अगर पेशेंट ने ठीक होना, भगवान विल गाइड यू एट एवरी स्टेप एंड विल मेक श्योर कि आपके थ्रू वो पेशेंट ठीक हो। तो मैं भी जब ये पेशेंट ट्रीट करता हूँ तो ये नहीं, अंदर नहीं जाता सोचते इन कैवेलियर एटीट्यूड की अरे मैं ही बेस्ट हूँ ना। मैं जाता हूँ सवेरे शुरू करता हूँ, भगवान आज मैं कॉम्प्लिकेटेड केस करने जा रहा हूँ, या कोई सिक है और मैं चाहता हूँ वो बेटर हो जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, भगवान आप कर दो ना इतना काम कि वो बेटर हो जाए। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ रहना। और फिर जब कोई ठीक हो जाता है मैं कहता हूँ थैंक, आई टेल यू आई रियली गो से उस पेशेंट को ठीक कर दिया आपने, वो तो वाकई मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था, आपने ठीक कर दिया। तो थैंक यू गॉड। बड़ी अच्छी बात आपने साथ रहिए हमारे साथ। और मरीज भगवान भरोसे नहीं आपके भरोसे आता है। हाँ बट इसीलिए कहते हैं डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। आई नो, बट भगवान हमें भगवान को मानना चाहिए, डॉक्टरों को भगवान को मानना चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और हम तो वही कर रहे हैं जो कि आज साइंस को पता है। ना हम इसका एक हार्ट बना सकते हैं, ना माइंड एक बाल बना सकते हैं, स्किन भी नहीं बना सकते, और हम फिर अपने आप को गॉड समझते हैं कि हम आपको क्योर कर देंगे हैं। और हमें वाकई कुछ नहीं पता, क्योंकि अब देखो पूजा, जो मैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस थी मेरे पास 25 साल पहले, और जिस तरह मैं एंजियोप्लास्टी 25 साल पहले करता था, वो आज के साइंस में आउटडेटेड और क्रूड समझी जाती है। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि क्यों ये सब कर रहा था, इट वाज ऑलमोस्ट अनसाइंटिफिक। ठीक है, साइंस इतनी आगे बढ़ गई, और अब लगता है कि शायद गलत काम कर रहा था पेशेंट के ऊपर। तब वही टेक्नोलॉजी, तब उसी वक्त वो वही बेस्ट थी साइंस जिससे हम पेशेंट बचा रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ गए हैं, 25 साल बाद वो क्रूड लगती हैं, आज से 25 साल आगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी क्रूड लगी। ये चीज़ तो ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए कई साल करोड़ों साल भी नहीं समझ, करोड़ों साल लग जाएंगे। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज जिन डॉक्टर सेठ को दुनिया जानती है, बहुत सारे आपके साथ नाम जुड़े हुए हैं, एसोसिएशंस जुड़ी हुई हैं, आप फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन के तौर पर आपको यहाँ भी सब जानते हैं। लेकिन आपने जब सफ़र शुरू किया था तब घर में कोई डॉक्टर था? जी, मेरे फादर डॉक्टर हैं, और यस उस टाइम पे बड़ा फैसिनेशन डॉक्टरी का इस वजह से था कि फादर अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर, और पेशेंट्स उनके पास आया करते थे, बड़े थैंक्स देते थे उनको। वाकई सवेरे सवेरे काफ़ी लोग खड़े होते थे उनको थैंक यू करने के लिए। कहाँ आपका बचपन, स्कूल? मेरा बचपन, मैं पैदा हुआ था बिहार में, और ये मेरे को याद है जब फादर वहाँ पे टीबी के स्पेशलिस्ट थे मेजर टीबी हॉस्पिटल में, और बड़े लोगों को ठीक करते थे। तो वो जब मैं देखता ना 4-5 साल, और मुजफ्फरपुर की बात है, मुजफ्फरपुर में बड़ा हुआ था, दुर्गापुर में स्टील प्लांट के अस्पताल में बड़ा हुआ था, एंड ही इज़ ग्रेट फिजिशियन। उनकी पेशेंट फॉलोइंग बहुत थी, बहुत लोग, तो मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि नॉट द थैंक्स एंड नॉट द ग्रेटफुलनेस, बट मुझे अच्छा लगता था कि कितने लोगों का भला कर रहे हैं। और वो मुझे स्टील प्लांट के दूसरे ऑफिसर्स का नहीं लगता था। कोई अगर कोई ब्लास्ट फर्नेस का जनरल मैनेजर है तो वो तो कोई डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था ना कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या हो रहा है, बट ये तो पता चलता था कि कितने लोग फादर को आके थैंक यू कहते हैं और फादर दूसरे की लाइफ बचा रहे हैं। तो अच्छा लगता था कि ये एक किसी और के लिए, किसी और की सेवा करना, किसी और को ठीक करना बहुत अच्छी है। तो यस, एक डॉक्टरी की बात तो थी ही, और थैंकफुली फिर मैं इसी हिसाब से, और फिर उनका भी उनकी भी एक विश थी, उनकी भी एक लाइफ की एक एम्बिशन थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। मैं नहीं, मेरी एल्डर सिस्टर भी डॉक्टर है, बट यस दैट वाज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। ओके, आपको जानने वाले बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपका AMU से भी कनेक्शन है।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसके बारे में बताइए। ओके, सो जहाँ डॉक्टरी की बात आई, तो फनीस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज़ कि जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना शुरू किया हायर सेकेंडरी के बाद, प्री मेडिकल होती है, प्री मेडिकल कर लिया, बट नॉट दैट आई वाज ग्रेट एट प्री मेडिकल। तब नीट नहीं होती थी, तब सब नीट PMT नहीं होती होता थी, था। हमें प्री मेडिकल करना पड़ता था, और फिर प्री मेडिकल के मार्क्स पे हर स्टेट के एग्ज़ाम होते थे, हर मेडिकल कॉलेज के अलग एग्ज़ाम जी। होते थे, एटलीस्ट 10-15 एग्ज़ाम्स तो लेने पड़ते थे टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। डिफरेंट होते थे, स्टेट मेडिकल कॉलेज के अलग होते थे। सो मैंने प्री मेडिकल तो करना ही पड़ता था, उसके बाद जो एग्ज़ाम लिया तो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई नहीं। अच्छा। एंड आई टुक परहैप्स 10 डिफरेंट एग्ज़ाम्स, वेरियस स्टेट्स के। इससे मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन की आवाज़ को आकाशवाणी ने रिजेक्ट कर दिया था। आप यही सोचिए कि उन्होंने रिजेक्ट किया था, यहाँ तो मैं कहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया, तो किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। मैं खुद ही ऐसा था कि बड़े मज़े में घूम रहा था लाइफ के। जी। और तो ये 1 साल तो इसी में गुजर गया। तो फादर ने कहा कि अब क्या करें, तो BSc सेकेंड ईयर उस वक्त होता था कि फिर आप BSc सेकेंड ईयर करो, क्योंकि प्री मेडिकल BSc फर्स्ट ईयर के इक्विवेलेंट था, और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम देना। तो फिर सेकेंड 1 साल के बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किया। जी। फिर से एग्ज़ाम देने शुरू किया, तो फिर भी नहीं घुसा मेडिकल कॉलेज में। हाँ, 1-2 साल बीत गया, अभी मेडिकल कॉलेज में घुसा नहीं है। और फिर 10 कहीं नहीं, नथिंग हैपेंड। फिर BSc थर्ड ईयर की बात आई। मैंने फादर से एक दिन कहा कि ये जो आप डॉक्टर बनाना चाहते हो मुझे, ये मुझे कोई ड्रीम ठीक लग नहीं रही है। घुस नहीं पा रहा हूँ, तो ये BCom कर लूँ, BCom। सेल्फ डाउट हुआ आपको? हाँ, सेल्फ डाउट कि और दूसरे दोस्त थे जो इसमें नहीं गए थे, जो मेडिकल कॉलेज में, तो BCom कहते थे, BCom करो, ये बनोगे, वो बनोगे, बहुत कुछ बन जाओगे। तो मैंने कहा BCom वो कर ही रहे थे वो लोग। मैंने कहा BCom कर लेते हैं। वो कह रहे क्लर्क बनना है, ज़िंदगी में यही काम रह गया। भाई क्या तमन्ना है पिताजी की कि शायद मैं किसी दिन डॉक्टर बन जाऊँ। एनीवे, अब उसके बाद फिर से एक और बंगाल में बंगाल में, क्योंकि मैं बंगाल मेडिकल कॉलेज के एंटाइटल था, तो उसी मार्क्स से कहीं बंगाल में ही ले लो एडमिशन। तो एक वन ऑफ द लोएस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ बंगाल में मेरे को फिर से प्री मेडिकल की एडमिशन हुई। वहाँ पे प्री मेडिकल और मेडिकल इकट्ठे हुआ करते थे। मैं तीसरा साल था और फिर से मैंने प्री मेडिकल एक और स्टार्ट कर दिया। अच्छा। वेरी फनी। एनीवे, उसके नेक्स्ट ईयर आया, नाउ 3 years had passed by, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं था। फिर अब का फाइनली, कैन यू बिलीव इट, मैंने 10 एग्जाम्स लिए, सेकेंड वेटिंग लिस्ट, नंबर 7 ऑन द सेकेंड वेटिंग लिस्ट ऑफ JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आ गया। माई सिंगल सक्सेस फॉर 3 years। और मैं डॉक्टर बन गया, और मैं डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में घुस गया। जब मैं पहुंचा मेडिकल कॉलेज, द फनीस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, वहाँ से एक धुरंधर। कोई कहता है मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, कोई कहता है मेरी पूरी यूपी में मैं 10th नंबर पे था, कोई कहता है, कहाँ किसके बीच में आ गया। मैं 3 साल के बाद घुसा मेडिकल कॉलेज में, तीसरे अटेम्प्ट में। मैं कई साल पहले पास किया था। मैं उनसे कहता था, तुम लोग तो अच्छे हो, मैं बड़ा सीनियर हूँ तुम से। क्योंकि मैं 2 साल BSc कर चुका हूँ। एग्जैक्टली। So anyway, that was the funniest part of life. Okay, so then वहाँ से एक और कहानी स्टार्ट हुई। अच्छा। पूजा, this is another part of life. So anyway, तब तक मेरे फादर ज़ाम्बिया चले गए on a deputation from the government of India as a physician, senior physician. अब मैं रह गया, मेरी सिस्टर लुधियाना में, और मैं, so I had a fun of a time, great fun. मेडिकल कॉलेज में घुसे थे, पैसे वहाँ से आ जाते थे, और मैं हर एग्ज़ाम को फिर से फेल करना शुरू कर दिया। जो अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स थे, टिल 1.5 years पे जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का, तो उसमें मेरी आई वोक अप इन द मॉर्निंग, रिजल्ट्स आ गए थे, तो लोग कहते कि यार अशोक उठ जाओ, तुम तो टॉप कर गए हो, यू गॉट अ गोल्ड मेडल इन एनाटॉमी। मैं कहता ऐसी चीज़, ऐसे तो हमने कई लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं ज़िंदगी में, उठा के कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो मैंने कहा यही बताना रह गया था, भरोसा नहीं हुआ। हम तो मुश्किल से एग्ज़ाम पास करते हैं, गोल्ड मेडल्स की कौन बात करता है ज़िंदगी में। एनीवे, दैट इवनिंग आई वेंट टू, हो गए पूरे दिन हो गया, तो दैट इवनिंग आई वेंट टू द, वो मार्कशीट्स लगी होती हैं, शाम को गया, लॉबी में लगी हुई थी मेडिकल कॉलेज के, देखा तो वाकई मेरा नाम ऊपर था, आई वाज ऑन द टॉप। अब मैं देख रहा हूँ तो मैं बिलीव नहीं हो रहा।
गलती हो, ये नाम तो मेरा ही है। And आप I got a gold पढ़ते medal. होंगे जरूर, तभी आपने कहीं नहीं, मैं पढ़ता होऊंगा, बट आई डिडंट रियलाइज आई वाज दैट इंटेलिजेंट कि वाह हो गया। सो पता कस्टमर ये होता था हाँ, कि अगर आपने टॉप किया है तो आपको अगले दिन जाके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मिलना होता था ठीक है। टू से थैंक यू फॉर वॉट एवर रीजन, थैंक यू। सो आई डिड गो टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी नेक्स्ट डे एंड ही सेड, आई नॉक्ड एट हिज डोर। उन्होंने कहा आइए। उन्होंने कहा कि आप कौन? तो मैंने कहा मैं अशोक सेठ हूँ। तो उन्होंने कहा कि अशोक सेठ कौन? मैंने कहा जी है जी, मैंने एनाटॉमी में टॉप किया है, मैंने एनाटॉमी का गोल्ड मेडल है। तो दिस इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी लुकिंग एट मी लाइक दिस। हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा आप ही अशोक सेठ हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही अशोक सेठ हूँ। आई थॉट ही इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट मी। आई थॉट ही व्हाट अ ग्रेट गाय, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, यू नो डॉक्टर साहब। What can you believe it? He just looks at me. He keeps quiet for literally 20 seconds. He says, अक्सर मैं परेशान इसलिए हूँ कि आप टॉपर हो, ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? And I just looked at him. I said, हुआ कैसे? You know, what does he think? Who does he think I am? मैं हुआ कैसे? I said, sir, मैं भी आपसे यही पूछने आया था. It probably is customary to say thank you. But I also came to ask you कि सर आप बताओ ये हुआ कैसे? Wow, what a conversation. And that was the end of that conversation. Oh, that's it. Because neither did he answer, and I said there's nothing to listen anymore. And then they walked out, and I said, Ashok said, this is not you. If you succeed, gold medal आपका था. exactly. If you succeed, then believe you me, इसके बाद तो you'll have to succeed again and again and again. Right. Otherwise, you'll have to face ridicule, face कि इसने किसी घपले से कुछ किया है, and either be ridiculed or you actually succeed again and again. And it's decided that my only option is be successful, succeed again and again. Never be ridiculed. And that was, I think, तो AMU से जो गोल्ड मेडल मिला, उसने आपको इंस्पायर किया कि आप यूके जाएं? उसके बाद 2 और गोल्ड मेडल से. So I was उसके बाद, it's not that I became studious, but I didn't stop. I said I didn't become studious, but I said became very focused. I said there's nobody going to be like me. I can beat anything. So I was very intent. Yes, England गया. First I just did 3 months of social preventive medicine here. I just went abroad because that was my dad's ambition. कि मैं इंग्लैंड जाऊँ. An event, thankfully. Of course, I must also say that my wife is my classmate. That was another great help in my life. वो कहाँ मिली आपको? अपने कॉलेज में ही मेरी क्लासमेट. AMU में? AMU में. अच्छा. And was a very intelligent girls of the college and the daughter of the principal of the medical college. अच्छा. अरे वाह. खतरों के खिलाड़ी तो थे ही. Anyway, but that's been प्रिंसिपल की बेटी से तो वाकई ये डेयरिंग काम है. No, but our family is great, and our parents have been passed away, but wonderful. And then जब गए तो England was again struggle. Obviously, that was a time when there was a lot of discrimination also. अच्छा. But if you're good, face किया था. Everybody would face it in the sense that the British Raj still remembered India as one of those places. Yeah, and all said and done, India now holds a place of pride across the world. We are the tigers of the world. In every sphere. उस टाइम नहीं था. 80s में India was considered the third world underdeveloped nation. और वैसे भी यहाँ पे if you see, manufacturing नहीं थी, we were reliant on the world, we were reliant on policies, politics, equipment, anything you name it, we were reliant on the world. India grew tremendously after that. But anyway, that was another phase. But I theoretically face करना पड़ता है, but you were good. अगर आप sincere थे, devoted थे, everything, then I said, I did show that I was as good, if not better than many of their graduates. And then of course yes, success happened, and eventually, though I wanted to become a gastroenterologist, and to cut the long story short, I didn't get the job that I wanted in gastroenterology as a fallback option of my life. आप क्यों करना चाहते थे gastroenterology? I was very fascinated. उस वक्त कार्डियोलॉजी में स्टेथोस्कोप और हार्ट अटैक
एंड ट्रीटमेंट विद स्टेथोस्कोप के अलावा कुछ नहीं था. अच्छा. एंजियोग्राफी वाज द ओनली इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन जो होती थी. एकोकार्डियोग्राफी भी इन इट्स इन्फेंसी थी. और वाकई हार्ट अटैक को अगर ट्रीट करना होता था तो हमें उसको 4 हफ्ते लेटा देते थे सीसीयू में, और रोज़ जाके राउंड करके उसके स्टेथोस्कोप के साथ चेस्ट हुए थे. बस ये और हाँ, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एंडोस्कोप के साथ आप उस वक्त जीआई ब्लीडर्स को ट्रीट कर रहे थे, आप इरोजन्स और अल्सर्स को ट्रीट कर रहे थे. देयर वाज मोर ऑफ एन इंटरवेंशनल, और कोलोनोस्कोपी होती थी, एआरसीपी होती थी. दैट वाज फार एडवांस. वी डिडंट फाइंड एनी अपार्ट फ्रॉम कार्डियक सर्जरी एडवांस समवॉट. कार्डियोलॉजी वाज जस्ट रूटीन कार्डियोलॉजी. शुड वी से अच्छा हुआ आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं मिली. यस, एक्चुअली डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी. मेरे को तो वो जो मेरे को जॉब चाहिए थी लिवरपूल में, द बेस्ट गैस्ट्रो सेंटर की जॉब, आई वाज डूइंग लॉट ऑफ एंडोस्कोपीज. तो फिर वो नहीं मिली तो मैंने कहा अच्छा जो जॉब यूनिवर्सिटी में, आई वाज एट द सेम प्लेस, जॉब वाज फॉलोइंग वेकेंट. मैंने कहा ये चाहते हो, मैंने कहा ये ले लेता हूँ. सो या, सो एट द यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल ग्रुप वेयर आई वाज डूइंग माय रोटेशन ट्रेनिंग, वहाँ पे मिली जॉब. तो of course it was a very prestigious job, it was a very prestigious institution, it was academic, but they knew I was good, and they didn't want me to leave, so I said ठीक है. That's where I cardiologist बन गए. और by the way, cardiologist, you know, stethoscope के साथ soon I was lucky. This is why I say ना, कहते हैं just rely on him. Actually that was the third center in England to start angioplasties. उस वक्त angioplasty जो टेक्निक अब हम स्टेंट डालने की कह रहे हैं, अब ये जो बातें कर रहे हैं कि कहाँ एडवांसमेंट्स में पहुंच गए, उस वक्त स्टार्ट ही हो रही थी. हाँ, हो रही थी. और मैं 1 साल के बाद हमारे सेंटर, वो तीसरा सेंटर बना स्टार्ट होने को यूके में. इंडिया में तो तब नहीं इंडिया में तब नहीं थी. या इंडिया में एक एंजियोप्लास्टी उसी के बाद, आई वुड से 2-3 साल बाद इंडिया में स्टार्ट हुई. अच्छा. अब स्टार्ट हो रही थी, हाँ, उसके 3-4 साल बाद. तो जब स्टार्ट हो रही थी तो हमने वो मैं कंसल्टेंट कर और मैं उसके साथ था, हिज सीनियर एज. सो अब मैं भी उसके साथ था, वो जितना सीख रहा था उतना मैं भी सीख रहा था उसके साथ. Anyway, we did a good job together, so I got trained very well in that. और फिर the rest of course is history. Returned back to the country, came for my mother back. She wasn't feeling well. So 88 में आ गए. आपके पास विकल्प था कि आप यूके में रहते और बहुत सारे डॉक्टर्स चले जाते हैं. Absolutely, not Africa. I was actually going to United States. My विकल्प was, yes, that was there, but वापस इसलिए आना था कि mother wasn't keeping good health. So 10 साल बाद आई रिटर्न बैक, बिकॉज उस वक्त कम्युनिकेशंस बड़े पुअर थे. मदर की तबीयत ख़राब थी. रोज़ एक दिन संडे को बात होती थी घर से, वो भी फ़ोन पे किसी तरह कॉइन्स डाल के, और वो पता चलता था कि तबीयत ठीक नहीं. तो एक दिन कहा ज़िंदगी में एक लिया कि वापस जाना है, क्योंकि फ्यूचर में कभी रिपेंटेंस ना हो कि फैमिली के लिए. हमने नहीं किया. और वो लोग वहाँ नहीं आना चाहते थे, सो आ गए. And then, of course, once you're focused and you've returned, so I'd say I returned for my mother, and thank God I returned for my and the motherland valued it. और इस तरह भारत को एक अच्छे दिल के डॉक्टर भी मिले. आज की अगर बात करें, एक दिन में कितने प्रोसीजर आप कर लेते हैं सर? आजकल तो थोड़े, मतलब थोड़े कम. अच्छा. And that's only थोड़े कम का नंबर क्या है? I would say 10 to 15 procedures. 10 to 15. But I've done 45 procedures in a day also. 45 in a day? Yeah, 45, 42. Or was it 52? Just a few years ago. See, 40-45 स्टेंट एक दिन में? नहीं, उसमें 17 तो स्टेंट वाले केसेस थे, और फिर रिमेनिंग 40, जो सोचो कोई 25 और 42 था, 25 और एंजियोग्राफी के पेशेंट्स थे, दूसरी प्रोसीजर्स के पेशेंट थे. बट या 17 angioplasty patients in a day, and that's 24 hours. But I remember the day so funny. Not too long ago. अच्छा. I'd say 7-8 years ago. जबकि सवेरे स्टार्ट किया, अगले दिन सवेरे 6 बजे खत्म किया. 24 घंटे. हाँ, एंड मेरे लिए बड़ा रूटीन होता था रात के 1-2 बजे तक तो काम करना. अभी भी रूटीन है? हम आपको देखते हैं रात में 11 बजे हॉस्पिटल. अब मैं बेटर हो गया हूँ. रात के 10 बजे तक तो घर चला जाता हूँ. हमने 11 बजे आपको हॉस्पिटल में देखा है सर. वैसे अगर मैं 7 बजे जाता हूँ ना, कभी दैट रेयर ओकेजन, 3-4 महीने में एक दिन कभी 7 बजे 7:30 बजे निकला, तो लोग, स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल, आज क्या हो गया डॉक्टर साहब को, आज तो बड़ी जल्दी जा रहे हैं. कई बार होता है, शाम दिखती है ना बाहर, कभी घर वाले नहीं पूछते किस काम से आए. वो तो कहते हैं यार हम टीवी देख रहे थे, आप क्यों आ गए.
आज क्या हो गया? कितने डॉक्टर्स ट्रेन किए डॉक्टर साहब आपने? That's in a way directly and indirectly. Directly and indirectly, it'll be fair to say 3 generations of interventional cardiologists of this country have trained. 3 generations. 3 generations. 30 साल में, because I was pushing the boundaries even in 91-92. Introduced new techniques into the country. जो नई वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई टेक्निक हो जाती है तो कहता था अशोक सेठ हिंदुस्तान ले आओ इस टेक्निक को, लोगों को, हमारे लोगों को बेनिफिट होना है। हमने पर्पस ही यही था वापस आने का कि जो चीज़ें बाहर होती हैं और जिस क्वालिटी से होती हैं उसको हिंदुस्तान में मैंने लाना ही है और हिंदुस्तानियों को ट्रीट उनसे ही करना है। सो एक मकसद था, अगर कोई टेक्निक है जो बेनिफिट कर सकती है, सो बिकॉज मैं ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान बढ़ा और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस वर्ल्ड ने देखी और हिंदुस्तान को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जिसको कि वर्ल्ड रेस्पेक्ट करे अपनी एंजियोप्लास्टी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, तो प्रैक्टिकली मेरे से ही ट्रेनिंग बहुत लोगों की स्टार्ट हुई। इनफैक्ट उस वक्त हम लोग 4-5 ही लोग थे हिंदुस्तान में जो उस लेवल के थे जो काम कर रहे थे एंजियोप्लास्टी, स्टेंट का, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का। और तो हमने एक टीचिंग कोर्स भी स्टार्ट किया हिंदुस्तान के लिए 5 लोगों ने, जिसमें कि हमने डॉक्टर से सिखाना शुरू किया और वही डॉक्टर आजकल वर्ल्ड में यहाँ से हिंदुस्तान से माने जाते हैं। सो जब मैं वो देखता हूँ और उसके बाद सिखाया, उसके बाद लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थैंक गॉड कि हम, आई वुडंट से माई सेल्फ अलोन बट अ फ्यू ऑफ अस बिकेम एस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल। बहुत मतलब कई पिछले 3 आई वुड से बी फेयर टू से फॉर सम ऑफ अस 3 जनरेशंस ऑफ जो कार्डियोलॉजी में गए डॉक्टर कहे कि हमने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है और इसलिए गए कि अशोक सेठ, आई वोंट से अशोक सेठ बट आई से few of my other colleagues also कि ऐसे हमें बनना है और इसकी वजह से हम जा बनने हैं कार्डियोलॉजिस्ट और फिर इसकी वजह से हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे कि ऐसे बनना है। सो इट बी फेयर टू से एंड आई कैन से दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई लॉट ऑफ दिस थिंग कि एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर दैट कि इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा काम करें जो इंस्पायर करे आप जनरेशंस को, इंस्पायर भी करे। मेडिकल साइंस में काम करने का तरीका बदल गया। एक ज़माना था जब बाईपास सर्जरी ही की जाती थी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जब तक नहीं आई थी डॉक्टर साहब लोग डरते थे कि ओपन सर्जरी होगी, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, रिकवरी का रास्ता बड़ा लंबा होता था। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने वो सब कुछ बदल दिया। तो आम लोगों को हम ये भी समझाते हैं कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मतलब जब आप सुनते हैं कि आपके किसी जानने वाले को या हो सकता है आपको स्टेंट लगे हैं, वो स्टेंट क्या है? वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जिसने दिल के इलाज को क्रांतिकारी तरीके से बदला। अब कितने % लोग बाईपास सर्जरी के लिए जाते होंगे और उस जमाने में सीन क्या था? दैट इज ट्रू। अब तो सोचो कि 70-75% लोग तो स्टेंट से ट्रीट होते हैं। स्टेंट्स बेटर हो गए हैं, दवाइयाँ बेटर हो गई हैं स्टेंट्स के लिए, हर तरीके से हम अब, और टेक्निक्स इतनी आ गई हैं और वैरायटी ऑफ हमारे पास डिवाइसेस इतनी आ गई, हम काफ़ी कुछ को ट्रीट कर सकते हैं। सो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। और आफ्टर ऑल ये प्रोग्रेस साइंस की, थैंक गॉड, हम नॉट जस्ट हमारे सामने हुई, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे सामने तो एंजियोप्लास्टी स्टार्ट हुई थी, इट्स नॉट जस्ट ये हुई। थैंक गॉड दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट ऑल्सो। थैंक गॉड दैट आई वाज नॉट जस्ट अ बाय स्टैंडर, आई वाज अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ दीज न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि हिंदुस्तान को हमने तो सिखाई, एशिया पैसिफिक को सिखाई, थैंकफुली कई बार तो वर्ल्ड की को भी हमने इतनी टीचिंग दी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल की बीमारियों का जो इलाज है भारत में, मरीज को उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ होता है, हर चीज़ यहाँ होती है एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट बहुत हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट क्वालिटी एंड हाईएस्ट एक्सपर्टीज के साथ हिंदुस्तान में होती है। हम यूएस यूके की हेल्थ केयर से कॉम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट ही नहीं, वो लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अब हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे कि अमेरिका, इंग्लैंड, पूरा यूरोप और पूरा एशिया पैसिफिक हम हिंदुस्तान को अपनी एक्सपर्टीज के लिए, स्किल्स के लिए और कम्प्लेक्सिटी के लिए रिस्पेक्ट करता है कि कैसे केसेस आप हमें भी बताइए कि कैसे करते हो। एंड आई थिंक हमारे कार्डियोलॉजी के, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। स्टेंट की बात चली रही है तो लोगों को बहुत बार पता तो चलता है कि मरीज को स्टेंट लगा। स्टेंट होता क्या है, वो दिखता कैसा है, जब शरीर में जाता है तो क्या लगता है असल में किसी की बॉडी में? सर क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं कि स्टेंट की जिसकी बात की जाती है वो कैसा होता है? बिल्कुल। स्टेंट तो अब एक
हार्ट डिजीज का किसी एक glue पे दिख जाए। इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया। आई मीन दिस इज प्रॉब्ली कॉर्नरस्टोन मैं कहूँगा ना, हार्ट अटैक, कॉर्नियल आर्टरी डिजीज जिसे कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट का कॉर्नरस्टोन ये स्टेंट है। और ये स्टेंट पहले आया था 1995 में, बट उस वक्त ये मेडिकेटेड नहीं होता था, उस वक्त प्लेन स्टेंट होता था, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ। और उसमें देखा अभी भी ये स्टेनलेस स्टील, अभी ये हाँ स्टेनलेस स्टील है, बट ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, नाइटेनॉल हो गया, विच इज अ कंबाइंड अलॉय। ओके, इसमें निकल भी मिला हुआ है। तो ये जो नाइटेनॉल्स हैं और ये जो निकल कैडमियम अलॉयज हैं, ये ऐसे हैं कि ये अब वेरी डिफरेंट हो गए हैं। तो ये अलॉयज अब ज़्यादा थिन हो गए हैं, ये अलॉयज अब ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि ये आर्टरी को सपोर्ट करके रखें, और ये अब मेडिकेटेड हो गए हैं। ठीक है, सो ये निकल पहले कैडमियम, जब आप स्टेंट लगाते थे वो मेडिकेटेड ड्रग कोटेड हाँ, स्टेंट्स तो ये निकल कैडमियम अलॉयज हैं। ये जब ऐसे होते हैं कि वो जो पहले होते थे वो ड्रग मेडिकेटेड नहीं होते, तो उससे में फिर भी ब्लॉकेज वापस आ सकती थी। फिर क्या हुआ कि 2002 में ये इसके ऊपर ऐसी दवाई से कवर हुए जिससे कि रीब्लॉकेज नहीं होती थी। तो ये आर्टरी को अब खोल भी देते हैं। ये आप देख रहे हो जो सर्कुलर सा है, ये 3 मिलीमीटर डायमीटर का है। ये जब आर्टरी के अंदर डालते हैं तो एकदम कंप्रेस बलून के ऊपर होता है, बलून के ऊपर कंप्रेस होता है, वो 3 मिलीमीटर का बलून होता है, उसको हम कैथेटर के ज़रिए वहाँ पे पहुँचाते हैं, और फिर जब बलून को फुलाते हैं तो ये बलून इसको फुला के 3 मिलीमीटर का कर देता है। बट फिर जब ये चौड़ा हो जाता है तो इसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये आसानी से दिखने वाला भी नहीं, इतनी बारीक सी चीज़ है, इतनी बारीक सी चीज़ है, और ये हमें एक्सरेज में उसमें पहुँचानी होती है, एक्सरे पे। अच्छा, जो सामने आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं। और ये जो आप मैग्नीफाइड इमेज देख रहे हैं कुछ, हाँ, इसी तरह की कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये मैग्नीफाइड इमेज है, ये बहुत बड़ी है। अभी मेरे हाथ में ये इतना बारीक सा है कि आप के लिए इसको देखना और समझना ऐसे बहुत मुश्किल है, तो ये लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कहते हैं कि 4 स्टेंट अगर किसी डॉक्टर ने कहे हैं तो फिर बाईपास ही करा ली जाए। ये सिद्धांत कितना सही है कि 2 लग रहे हैं तो ठीक है, 1 लग रहा है तो ठीक है, 4 लग रहे हैं तो फिर तो ओपन सर्जरी करा लो? ऐसी बात नहीं है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। बाईपास सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत रोबस्ट टेक्निक है, और अब रिस्की भी बहुत कम हो गई है, उसमें भी बड़े एडवांसेसमेंट्स हुए, और हमने काफ़ी ट्रायल्स भी किए हैं जिससे हमें पता है कि कौन से पेशेंट्स बेस्ट बेनिफिट कर सकते हैं स्टेंट से और कौन से सर्जरी से। अच्छा। ये ज़रूर है कि स्टेंट्स में भी इतनी एडवांसमेंट्स हुई है, मेडिकेटेड स्टेंट्स में भी इतनी एडवांसमेंट्स हुई है कि वो इतना सेफ और इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है कि लोग 1-2 दिन में ठीक होके और विद इन अ वीक फुल एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। बिल्कुल। और सर्टनली कई रिस्की पेशेंट्स के लिए स्टेंट बहुत सेफर है कंपेयर टू सर्जरी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम डायबिटिक्स में या बहुत ही सीवियर ब्लॉकेजेस हों और बहुत ज़्यादा स्टेंट्स डालें तो उसमें ये डेफिशिएंसी होती है कि ब्लॉकेज की रिकरेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सेफ्टी तो ज़रूर है कि स्टेंट में डालने में काफ़ी सेफर है कई पेशेंट्स में फ्रॉम बाईपास सर्जरी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती तो दूसरे-तीसरे दिन मरीज घर चला जाता है। करेक्ट, और फास्टर रिकवरी भी है। सो देयर इज सर्टेनली 50% ऑफ द पेशेंट्स या 60% ऑफ द पेशेंट्स जिसमें कि कोई सोचना ही नहीं पड़ता कि स्टेंट इज सुपीरियर टू सर्जरी। और देन देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो ग्रे एरियाज है जिसमें कि पेशेंट भी कह सकता है। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हर एक पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए कि ऑप्शंस है आपके पास बाईपास सर्जरी की उन पेशेंट्स में जिसमें कि ग्रे एरियाज हैं कि आपके पास बाईपास सर्जरी की भी ऑप्शन है, आपकी एंजियोप्लास्टी भी ऑप्शन है, ये इसकी डेफिशिएंसी है, ये इसकी डेफिशिएंसी है, एंड मेक अ कंसिडरेशन विद द पेशेंट। एंड देन 20% ऐसे केस हैं जिसमें क्लियर कट सिचुएशन हम कहते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करवा, आपको स्टेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, आप रिस्क भी लोगे, और आप बाईपास सर्जरी कराओ जो कि आपके लिए बेटर, सेफर और बड़ी इफेक्टिव। तो 4 स्टेंट भी डाले जा सकते हैं ईजिली, एंड पीपल डू वेल विद इट। इट इज़ किस तरह की ब्लॉकेज है, किस पेशेंट में है, और वो कैसी ब्लॉकेज है जिससे कि हम सिर्फ इमीडिएट ही नहीं, जब भी मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, इट इज़ नॉट कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे स्किल्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मैं सेफली घर भेज सकता हूँ। मेरे दिमाग में मेरा रहता है 5 साल में इसको क्या ठीक रहेगा कि नहीं, व्हाट इज इज लॉन्ग टर्म आउटकम। और मेरे को जहाँ पे कन्विंस हो जाता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म आउटकम मेरे स्टेंट से ठीक रहेगा तो आई डेफिनेटली प्रेफर स्टेंट्स, चाहे 4 हो या 5 हो। 5 तक भी डाले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स। कितने मैक्सिमम आपने कभी किसी पेशेंट में डाले? Oh, I say 6 stents have been common in a patient at a single given time. Okay. Over a period of years, obviously,
तो लोगों के कई बार मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम तो लोगों की लॉन्ग लाइफ देख रहे हैं, एंड आई हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। इस बीच में उनको पहले कुछ डले होंगे, उसके बाद डले, नई ब्लॉकेजेस आए उसमें डले। सो यस, नंबर ऑफ स्टेंट्स विच हैव गॉन इन अ पेशेंट ओवरऑल, उनकी फिर सर्जरी हुई, सर्जरी फेल हुई, फिर उसके बाद डले 18 स्टेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ लाइफ टाइम, आई वुड से 18 स्टेंट्स 18 स्टेंट्स। दोबारा भी डालने की नौबत कुछ मरीजों में आती है? हाँ, बिल्कुल आती है और आ सकती है। नई ब्लॉकेजेस आ सकती हैं पेशेंट पे अगर वो ख्याल ना रखे। पुराने स्टेंट की ग्रेजुअली 1 to 2% पॉसिबिलिटीज होते हैं फेलियर के, वो भी पर ईयर ये हो सकता है। साइंस की हर एक जगह लिमिटेशंस होती है, बट रिपीट करना प्रोसीजर को या नए स्टेंट्स डालना आसान होता है और सेफ होता है। सो आई थिंक द होल सोल्यूशन कम्स इज कि हमें एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बैलेंस होना है कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म किस चीज़ से फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। हमें प्रोसीजर की तो सेफ्टी रखनी है, बट हमें उसके लिए फेयर होना है। और उसका सबसे बड़ा तरीका मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, अगर ये मेरा रिलेटिव है, अगर मेरा फादर है, भाई है, मेरा ये कुछ भी लगता है, और अगर मेरे को अंदर स्टेंट डालने हो, तो मैं इस ब्लॉकेज की कंडीशन में बेस्ट क्या चाहूँगा, और तब मेरे पास आंसर आ जाता है कि उसमें बेस्ट क्या होगा। दवाइयाँ, जो कि लेट्स नॉट फॉरगेट, कहीं 30% पेशेंट्स तो दवाइयों पे ही ट्रीट हो सकते हैं और हमें उनको अननेसेसरली स्टेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, साइंस में भी बड़ी मेडिकेशंस में भी बहुत एडवांसमेंट हुई है, और हम पेशेंट को ठीक रख सकते हैं, हम पेशेंट को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं दवाइयों से। जैसे मेडिकेशन, स्टेंट या सर्जरी। ना कुछ पॉइंट्स तो क्लियर है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैं कहता हूँ कि मैं क्या करूँगा, और आंसर मेरे सामने होता है। जो आप अपने लिए तय करेंगे, अपने लिए तय करेंगे, वो मैं अपने पेशेंट के लिए तय करूँगा, वही मरीज के लिए। और इसी तरह से अगर हर डॉक्टर इसी तरह से सोचने लगे तो नुकसान भी कम से कम होगा और मरीज और डॉक्टर का रिश्ता भी बहुत बेहतर बन जाएगा। डॉक्टर साहब, स्टेंट हम देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में कार्डियोलॉजी में कुछ और एडवांसमेंट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, जो हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेंगी? एडवांसमेंट तो बहुत है कार्डियोलॉजी में, हर तरीके से इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है कि जो हमने पिछले 25 साल में 30 साल में एडवांसमेंट देखी, वो कई सेंचुरीज में नहीं देखी थी। एंड दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने कहा कि हार्ट अटैक को 4 हफ्ते हम CCU के बिस्तर पे लगा के बैठाते। दैट्स हाउ स्टार्टेड माय कार्डियोलॉजी करियर। उसके हमारे सामने ही वो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग है, मेरे सामने ही एंजियोप्लास्टी है, या वो ट्रीटमेंट क्या होती है कि हार्ट अटैक वाला मरीज आया, उसे स्टेंट डाला, उसी दिन उसको हार्ट अटैक से बचाया और 2 दिन में घर जा रहा है। ना साइंस में इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं कि हम हर चीज़ का मिनिमली इन्वेजिव की तरफ जा रहे हैं, कम से कम तरीके से। तो स्टेंट वाज द फर्स्ट एग्जांपल, बट हम वाल्व्स चेंज कर रहे हैं। आपको पता ही है ये बात कि इसको ट्रांसकैथेटर वाल्व इम्प्लांटेशन कहते हैं, कि हम हार्ट के वाल्व्स को, ब्लॉक्ड वाल्व्स को, जो कि सिर्फ पहले ओपन हार्ट सर्जरी से वाल्व रिप्लेसमेंट से ही चेंज हो पाती थी, अब वो हम एंजियोप्लास्टी के तरीके से कैथ लैब में ही चेंज करके 2 दिन में लोगों को घर भेजें, उसके वाल्व चेंज हो जाते हैं। लीकिंग वाल्व्स की ट्रीटमेंट बढ़ती जा रही है। अब हम वो लीकिंग वाल्व जिनको पहले ओपन हार्ट सर्जरी से रिप्लेस करना पड़ता था, हम एक कैथेटर डाल के उस वाल्व को क्लिप कर सकते हैं, उसको क्लिपिंग प्रोसीजर कहते हैं। वाल्व की लीकिंग को टेबल पे ही ख़त्म कर सकते हैं और 2 दिन में पेशेंट घर जा सकता है। तो उसमें वाल्व रिप्लेस भी नहीं वाल्व रिप्लेस भी नहीं हुआ और वाल्व की लीकिंग भी ख़त्म हो गई। इनफैक्ट अब तो वो सिचुएशंस पे आ रहे हैं कि नए कंपनियां वाल्व्स बना रही हैं जो कि टोटल वाल्व रिप्लेसमेंट ही कर दे बगैर ऑपरेशन के। सो सिर्फ रिपेयर्स ही नहीं, सिर्फ एक नहीं, पता है, बट साइंस की ये तो एडवांसमेंट्स होती ही जाएंगी, बट जेनेटिक्स में बड़ी एडवांसमेंट हो रही है। अब वो दवाइयाँ आ रही हैं, हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए स्टैटिन्स खाते रहो जी, उसके बाद दवाई इंजेक्शंस आए जो कि हर 2 हफ्ते लें तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। नाउ वी आर लुकिंग एट मेडिकेशन जो कि साल में 1 बार इंजेक्शन लो और पूरे साल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे। ऐसे इंजेक्शंस हैं? द फर्स्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 उसके स्टार्ट हुए हैं, ऐसे इंजेक्शंस हैं। वो इंजेक्शन तो आ ही गए हैं जो 1 in 6 months लो तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे इंजेक्शंस हैं? ऐसे इंजेक्शंस हैं। 6 महीने में 1 बार लगाना? 6 महीने में 1 बार लगाना। वो महंगे हैं इसलिए रूटीन यूज़ में नहीं है, पर उससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है और फिर दवा की ज़रूरत दवा की नहीं ज़रूरत, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं, रोज़ टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं। सो येस, बट कैन यू बिलीव साइंस में तो वो इंजेक्शन तो आ गए हैं once a year। बट द अदर डे आई वाज रीडिंग द बिगेस्ट थिंग, आपने एक इंजेक्शन लिया, आपने जीन्स को ऑल्टर कर दिया और जीन से ऐसे ऑल्टर हुआ कि जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत न पड़े, जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल कम रहे। तो फिर तो दिल की बीमारी भी नहीं होगी। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग साइंस।
कि साइंस अब क्योंकि जीन ऑल्टरेशन में जा रही है, जहाँ वो जेनेटिक ऑल्टरेशन की बात आती है इन अ पर्सन, ऑब्वियसली इन अ पर्सन हु स्टिल देयर एंड अलाइव, बट उसके जीन खराब थे बिकॉज दैट्स व्हाट नाउ प्रोड्यूसेस इज रेज कोलेस्ट्रॉल, और आपने उसके जीन्स को ऑल्टर कर दिया तो उसके कोलेस्ट्रॉल कम हो गया जिंदगी भर के लिए। फैसिनेटिंग साइंस जो हम देखने जा रहे हैं। सो आई थिंक वी आर, हम जिस स्पीड से मेडिकल साइंस की प्रोग्रेशन देख रहे हैं, मेडिकल साइंस बॉडी, ह्यूमन बॉडी को तो नहीं बना सकेगा, न ही हमें रिक्रिएट कर सकेगा। आज भी एक रोबोट हमारे हैंड मूवमेंट्स और माउथ के स्पीच को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बट यस, वी आर गोइंग टू बी एबल टू सेव मोर लाइफ। हम बहुत ज़्यादा जाने को बचा सकेंगे, और हम रैपिडली उस क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो कैंसर हो चाहे हार्ट डिजीज, हर टेक्नोलॉजी में कम से कम मैक्सिमम सेफ्टी, कम से कम इन्वेजिवनेस और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। इसीलिए भारत में भी लोगों की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। लॉन्जिविटी जिस पर मेडिकल साइंस काम करती है कि कैसे किसी मरीज़ की उम्र और उसके हेल्दी ईयर्स बढ़ाए जाएं, उसी के तरीकों के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब ऐसे इंजेक्शन भी हैं कि एक बार लगाया 6 महीने तक कोलेस्ट्रॉल की दवा से आपको छुट्टी मिल गई। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो इन एडवांसमेंट्स पर नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर काम करते हैं, उनके साथ अप टू डेट रहते हैं। इसीलिए आप उन डॉक्टर्स को ढूंढते हैं जो एडवांसमेंट्स के साथ यानी समय के साथ अपने आप को लेकर चल रहे हों। फिर उनकी अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलती है। सर, आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आधे फ़ोन तो मेरे ही पास आते हैं कि डॉक्टर सेठ की 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट है। तो इतना बैकलॉग कैसे, इतनी लंबी अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है? और अभी अगर कोई फ़ोन करे तो कब की आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी? सो ऐसी बात यह है कि इसलिए है कि एक तो मुझे एंजियोप्लास्टीज करनी होती हैं, वो तो कैथ लैब में ही करनी होती है, और वो कंसंट्रेशन का काम है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और वो कम्प्लेक्स पेशेंट्स होते हैं। तो एक तो मैं उस वक्त चाहता हूँ कि मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आई पेशेंट डिजर्व्स माय फुल टाइम, उसको मेरा फुल टाइम की ज़रूरत है जब मैं प्रोसीजर्स कर रहा होता हूँ, और कहीं भी गलती से कुछ भी हो जाए तो वो फेयर नहीं है पेशेंट के लिए। सो ये फोकस है, एंड ये अंडरस्टैंडेबल फोकस है। अब ओपीडी की बात रही तो मेरे को लोग हर चीज़ के लिए देखना चाहते हैं, यस, बट मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं उनको ठीक से देखूँ। वो मेरे पास एक एडवाइस के लिए आया है, मैं पूरा टाइम उनको दूँ, और पूरा टाइम कभी भी पूरा नहीं हो सकता किसी के लिए। कहीं कोई कहेगा कि आधा घंटा ही लगा है मेरे साथ, काफ़ी टाइम देते हैं। एग्जैक्टली यही तो है कि जब पेशेंट उठे तो उसको ये लगे कि बात हुई, मेरे क्वेश्चंस आंसर हो गए, मैं सेटिस्फाइड जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो वल्नरेबल है। हर पेशेंट वल्नरेबल है, हर पेशेंट आप ही को देख रहा है, आप ही से एडवाइस लेना है, आप ही उसकी एक रे ऑफ होप हो। अगर वो आपसे बात करके आधा ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ही में कोई गलती है, पेशेंट में कोई गलती नहीं। ये बात बहुत सारे डॉक्टर्स को सीखनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जिनके मरीज हमसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया, बस 2 मिनट में बता दिया और हमारे सवाल हमारे मन में ही रह गए। डॉक्टर सेठ के पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हर मरीज़ को आप तसल्ली बख्श टाइम देते हैं और वो कहता है आपसे मिलकर ठीक हो गया मैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फेथ कभी कभी मरीजों को ठीक कर देता है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली वो वेटिंग लिस्ट होती है कि मैं उससे डबल पेशेंट भी देख सकता हूँ, बट उस वक्त मैं नहीं सेटिस्फाइड होऊंगा, क्योंकि अगर पेशेंट के मुंह पे ये लगा कि आपने उसको धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि वहाँ दूसरा पेशेंट को देखना और आपकी इतनी बड़ी लिस्ट है, तो वो बात ठीक नहीं है। फिर भी मैं रात के 10 बजे तक ओपीडीज करता हूँ जी, बट मेरे को कभी भी किसी पेशेंट ने अगर कह दिया ना, कहीं से सुन लिया, और एक कोई ना कोई ऐसा होता है, डॉक्टर साहब ने तो पूरा टाइम नहीं दिया, वो जल्दी में थे जी, तो मेरे को पता नहीं पेशेंट को कितना बुरा लगा, मेरे को उससे ज़्यादा बुरा लगा। तो कितने दिन में मिलेगी आपकी अपॉइंटमेंट अगर आज ट्राई करें? ओके, नाउ इट्स बेटर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ओके, 3 महीने का इंतज़ार है। और हम डॉक्टर सेठ की प्राइवेट ओपीडी की बात कर रहे हैं, ये भी हम क्लियर कर दें। सर, ये तो हुई पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की बात। आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको अपने लिए कितना समय मिलता है? क्या रूटीन है आपका? हाँ, रूटीन कोई डिस्टर्ब ही है, बट यस, अपने लिए आई थिंक आई वुड से अपने लिए और फैमिली के लिए, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अपने लिए तो आप टाइम निकाल लो, बट अगर फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। सो यस, इन द मॉर्निंग मैं चाहता हूँ कि मैं और दिस इज़ पोस्ट कोविड बाय द वे। कोविड से पहले तो मेरे को ऐसे ही ब्लिंकर था, तो मैं एक ऐसे लग रहा था कि मैं ट्रेडमिल पे हूँ जो रोक ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे चारों तरफ मुझे कुछ दिखता भी नहीं था। और मैं हर चीज़ के लिए कहता था कि इसके लिए कहाँ टाइम हो सकता है। मेरे सवेरे
9 बजे स्टार्ट करता था तो रात के 2-3 बजे तक ख़त्म करता था। लोग मेरे घर वाले मेरे को देखते नहीं थे। इनफैक्ट हर एक की लाइफ अपनी खुद ही खुद चलती जा रही थी कि जब इन्होंने होना ही नहीं है तो फादर हैं, कहते थे कि जब जिस दिन दिख गए तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज मुलाकातें कहीं होती नहीं थी। तो अब मैं स्लाइटली बेटर हूँ कोविड के बाद से, रियलाइजेशन हुई है। सो मैं ज़रूर सवेरे एज एक्सरसाइज के तो मैं एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रिक्ट हूँ। टाइम मिलता है एवरी मॉर्निंग। इनफैक्ट कई संडेज तो मैं 26-28 किलोमीटर वॉक करता हूँ। ये हम देश के सबसे बिजी डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, तो जो लोग ये बहाना लगाते हैं कि हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता, उन्हें ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। और मैं हर मॉर्निंग इट्स ऑल 7 days और 2 days 2 दिन तो योगा होता है सवेरे 1 घंटे का, और बाकी दिन ट्रेनर आता है, घर पे जिम है, एक्सरसाइज करता हूँ प्रैक्टिकली एन आवर 1 घंटा, और वो मेरा ज़रूर मस्ट है। अगर मैं कंट्री में हूँ और मैं जा सकता हूँ तो 26-28 किलोमीटर की सर मैं सीरी फोर्ट पे जाके करता हूँ, 4-4.5 रनिंग, वॉकिंग 4.5 ब्रिस्क वॉकिंग 4.5 घंटे। सो ये तो अपने रूटीन में लाना ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। मैं कहता हूँ एवरी लिसनर, एक एक्सक्यूज़ ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि अपने आप को फिट रखने का कभी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से तो आप दूसरे की सेवा कर पा रहे हो, इसी की वजह से या मैं कर पा रहा हूँ, पर दूसरे अपने क्षेत्र में हर कोई अपना काम, अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी की तरफ, तभी हम फैमिली को भी देख सकेंगे, तभी हम पेशेंट्स का भी ख्याल रखेंगे, तभी हम हर किसी से भी। सो आई थिंक दैट फैमिली के साथ बिट ऑफ टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो एक कप ऑफ चाय इन द मॉर्निंग हो जाए जिसमें कि बात हो जाए। और फाइनली मैं अपने फादर से मिलता हूँ, थैंक गॉड 101 उनकी एज है, 101 साल। हाँ 101 साल, मे गॉड कीप हिम वेल। 101 और 6 महीने, एंड आई थिंक तो उनको मिलना, एक बार बात करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद एक बार हॉस्पिटल आ जाता हूँ तो फिर मेरा कंटिन्यूस है। वन इज क्लियर, मैं चाय के लिए नहीं स्टॉप करता, मैं खाने के लिए नहीं स्टॉप करता। लंच ब्रेक होता है आपको पता ही है, नोबडी नोस। मैंने तो नहीं देखा कभी। आई डोंट हैव अ लंच, आई एक्चुअली डोंट हैव अ लंच। देयर आर ओनली 12 बादाम के पीस जो मैं लेता हूँ, सवेरे से स्टार्ट करता हूँ। बाय द वे माय ब्रेकफास्ट इज आल्सो वेरी लाइट, अच्छा, इट्स फ्रूट, देन आई हैव दैट। और आई डोंट बिलीव कि किसी को चाय पीनी चाहिए, आई डोंट बिलीव कि किसी को बीच में खाने की ज़रूरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप दिल के मरीजों को ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब, और उनको आप कहते हैं कि खाना खाइए टाइम पर, ये खाइए वो खाइए। हाँ, दूसरों के लिए पर अगर जो मेरे जैसे वर्क खाने की क्या बात। सो आई देन फाइनली हैव माय फर्स्ट मील एट नाइट, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लेट होता है बिकॉज़ आई फिनिश एट 10 o'clock। पहला मील रात को होता है? मेरा पहला मील रात को, पहला और आखिरी? पहला और आखिरी। पहला मील is a breakfast which is very light, usually a fruit. ये तो follow नहीं usually a fruit. There's nothing in between, and then my only meal you can say is at night, and that's late. But अगर मैं ये कहूँ कि ये तो बुरी लाइफस्टाइल है, I just got used to it, ये नहीं फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज मैं वो रेलिवेंट लाइफस्टाइल फॉलो ही नहीं कर सकता, मेरी बॉडी इसको फॉलो ही नहीं करा सकती कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। बट इट्स नॉट अ गुड लाइफस्टाइल, बिकॉज ब्रेकफास्ट ठीक से खाना चाहिए, यस लाइट मील्स बीच में होने चाहिए, और खाना अर्ली होना चाहिए, 7 बजे ज़रूर, कोई 7:30 बजे तक खा ले, सो दैट हेल्दी। और ये हेल्दी हैबिट्स हो, खाना मैं हेल्दी खाता हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन। आई मीन आई एक्चुअली ईट वेरी हेल्दी, एंड माई मेन मील, एंड बाय द वे माई डिनर इज नो मोर देन 2 chapatis. Which is at what time? कितने बजे आप डिनर? But this gets to 10:30, 11. No, so आप मेरे डोंट थिंक ऑफ मी एज एन आइडियल पर्सन। दिन भर भूख नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो हम फॉलो भी नहीं करने को कहेंगे। नो, सो लिसनर्स, ये हैबिट्स ना फॉलो करना, बट मैं आपको अच्छी हैबिट्स जरूर सिखा सकता हूँ। वो बता दीजिए कि ये नहीं करना तो करना क्या है। बट हेल्दी ईटिंग एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, प्रोटीन ज़रूर होनी चाहिए, हैव अ वेरी लाइट लंच, और थ्रू आउट बिट्स खाते रहो जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें and lunch should be really, I believe it should be more fruits and vegetables, and then at night have an early dinner, again lots of fruits, vegetables and proteins. Carbohydrates हम avoid करें, it's just not needed by the body in large extent, and by the way उसके बाद I think exercise as a part of the daily schedule बहुत important है। अगर हम ये fit in कर लें, और family के साथ some time and time for regular short vacations, तो फिर आपका काम में ज़्यादा मन लगेगा,
और आप अच्छी तरह से अपना काम डिलीवर कर पाओगे और फिर अच्छी तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकोगे, चाहे वो पेशेंट की तरफ हो, चाहे अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हेल्दी खाना खाइए, 3 मील्स लीजिए, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल है जो बता रहे हैं कि हम एक टाइम का खाना खा के भी दिन भर काम कर सकते हैं। एट व्हाट एज? आपकी उम्र क्या है सर? 70। 70 साल की उम्र में अगर एक मील पे काम चल रहा है, दिन में थोड़े से बादाम और सुबह थोड़े से फ्रूट्स, ये टोटल हमने जो अभी तक नोट किया है, ये टोटल आपका खाना यही है बस? हाँ, उससे पहले नहीं, एक फैमिली के साथ बैठ के चाय में पीता हूँ ना, उसमें 2 बिस्किट भी खा लेता हूँ। और पेशेंट फ़ोन करते हैं कभी सीधे? करते हैं, बट कईयों के पास तो नंबर नहीं है, कईयों के पास पेशेंट्स, आई डोंट माइंड दैट। चक्कर ये हो जाता है कि आपको हर एक का ख्याल रखना है, और एज यू नो कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादातर टाइम तो अस्पताल में रखता हूँ, और ज़्यादातर अस्पताल में इसलिए कि अगर मैं पेशेंट को कहता हूँ कि अगर आप छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन करोगे, तो जब आप अस्पताल में सीरियस चीज़ों के साथ एडमिटेड हो गए और मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा कि मेरे को एक फ़ोन आ गया कि कोलेस्ट्रॉल की मेरी लेवल क्या है, और आप कह रहे हो कि मैं तो यहाँ हार्ट अटैक से आया हूँ, मेरी तो एंजियोप्लास्टी करनी है, ये बात कर रहे हैं कि किसी और से जिसका कोलेस्ट्रॉल क्या है। सो आपको सब ये पता होना चाहिए कि फ़ोन कीजिए तो बहुत सीरियस या तो सिचुएशन है, या ऐसी सिचुएशन है जो कि हैंडल ना हो सके, या अगर ऐसी सिचुएशन है जो वेट ही ना कर सके, इतनी इमरजेंसी होगी। बट अगर रूटीन चीज़ों के लिए आप फ़ोन करोगे तो आप ये सोचो कि किसी और की सीरियस, आफ्टर ऑल कोई मरीज कॉम्प्रोमाइज, हाँ, मैं कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के लिए माना जाता हूँ, जो कि जान बचाने के लिए होती है। तो एक तरफ न किसी की जान बच रही है, क्योंकि मैं थिएटर में, मैं कैथ लैब में वो टाइम दे सकता हूँ, तो आप ये याद रखना कि मेरा टाइम आप अब मेरे घर वाले टाइम से नहीं निकाल रहे हो, वहाँ तो मैं बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ घर में, आप निकाल रहे हो किसी और पेशेंट से, जिसको सीरियस बीमारी होगी, और उसकी जान उसके ऊपर होगी, उसकी जान को बचाना मेरा फर्ज होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या शराब दिल के लिए बुरी होती है और बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए? इसको आई थिंक पर्सपेक्टिव में डालना पड़ेगा। शराब, अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल इज बैड फॉर द हार्ट, एंड एडिक्शन इज रियली बैड। और मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट सोशली, नॉट रिलीजियसली। तो अब एक्सेस अल्कोहल क्या है? इंडियन और हम बात करते हैं वेस्टर्न और इंडियन, बिकॉज ये इंडियन छोटे होते हैं साइज में, वेट कम होता है, वेस्टर्न का वेट ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, तो अल्कोहल की भी मात्रा, सेफ मात्रा या नॉन हार्मफुल मात्रा डिफरेंट होती है। बट हिंदुस्तानी के लिए बात अगर हम करें तो 1 to 2 स्मॉल पैक्स, जिसका मतलब 30 to 60 ml once or twice a week is safe and is not bad for the heart. अच्छा, हाँ, कभी कभी थोड़ी अल्कोहल इज नॉट बैड फॉर द हार्ट एट ऑल। तो अगर कोई कहता है कि मैं पीता हूं, कोई खराब बात नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि 2 चीजें खराब है, अगर आप रोज पियो वो बैड है, चाहे आप कहो कि मैं 60 ml रोज पीता हूँ वो बैड है। हमारी बॉडी, हिंदुस्तान की बॉडी वो नहीं ले सकती, वो हार्मफुल होगा। और सेकेंडली, अगर हम एडिक्टेड हो जाएं तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगा। थर्डली, कोई कहता है कि मैं पीता तो एक ही बार हूँ 2 हफ्ते में, बट जब पीता हूँ तो अच्छे से पीता हूँ, 6-8 पैक तो ऐसे ही लगा लेता हूँ, दैट्स बैड। बिंज ड्रिंकिंग बहुत खराब है हार्ट के लिए, क्योंकि वो एक सडन स्ट्रेन कर देती है। सो हमें समझना है फर्स्टली कि अल्कोहल पर से खराब ही है। स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा खराब है, स्मोकिंग तो एक सिगरेट भी खराब है, स्मोकिंग का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए एज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। इनफैक्ट वो कोई भी हर दवा को निगेट कर देती है स्मोकिंग। मेल्स और फीमेल्स के लिए भी डिफरेंट अमाउंट, हाँ, अमाउंट डिफरेंट है, इसलिए कि अगेन बॉडी साइज, बॉडी वेट, मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। और सोचो कि उसको 66% या 2/3 शुड बी द क्वांटिटी औरतों के लिए, अगर वो अल्कोहल ले रही है, तो मेन की जो क्वांटिटी है उसका 2/3 सेफ क्वांटिटी है औरतों के लिए। ओके, आप ड्रिंक करते हैं? बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट ये सवाल आपसे बनता है। राइट, ऑफ कोर्स जी, यू नो, व्हाई शुड वन एंजॉय अ बिट ऑफ अ ड्रिंक? अच्छी बात है। So you do drink? हाँ, सो ऑफ कोर्स, अगेन टू द सेम एक्सटेंट, मैं कहता हूँ कि 1 or 2 स्मॉल पैग्स, इनफैक्ट बुरी बात नहीं है। आप 10 पूरा हफ्ता मुश्किल से गया है, व्हाई डोंट यू एंजॉय अ ड्रिंक ऑन अ सैटरडे? अगले दिन सोना है, हैव अ ड्रिंक, हैव एन एंजॉय, लोगों के साथ बात करो, मिक्स करो। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब आप सोशली अल्कोहल लेते हो, एंड इन
स्मॉल मॉडरेट क्वांटिटीज, तो आप लोगों से भी बात ज़्यादा कर सकते हो, आप मिक्स भी होते हो, आपकी टेंशन्स कम हो जाती हैं, एंड इन फैक्ट इट्स अ सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन क्या आल्सो। वाकई अल्कोहल आपको काम डाउन करती है? नहीं, काम डाउन तो नहीं करती, बट आपको यस, इट्स अ सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन, शुड वी से। इट हेल्प्स यू टू मिक्स एंड मिंगल। और स्ट्रेसफुल लाइफ में हर चीज को उस तरह से लेना चाहिए जिससे कि उससे नुकसान भी ना हो और जो थोड़े बहुत एडवांटेजेस है वो भी मिल जाए। ये आपने डॉक्टर साइड से सुन लिया, लेकिन आपने ये भी सुना कि वो कितने घंटे काम करते हैं, रोजाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उनका खाने पीने का स्टाइल क्या है, और वर्कआउट का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नहीं छूटता है। अगर आप भी ये सब करते हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं, तो फिर आप इस एडवाइस को भी ज़रूर मानें। जैसे हम जानते हैं आपके पास क्रिटिकल केसेस ही आते हैं, जो बहुत उलझे हुए कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। हर बार रिजल्ट डिज़ायरेबल नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने चाहा कि ये बच जाए लेकिन वो मरीज़ नहीं बचा। डज इट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ? आपको तकलीफ होती है तब उस समय? अगर तकलीफ ना हो तो मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। आप जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो आपको एक फोकस इतना होना चाहिए ना, वो जैसे वाकई अर्जुन जब तीर मार रहा था तो उसको कुछ नहीं दिख रहा था, वो एक आँख थी। वो आपको इतना फोकस होना चाहिए कि आप उन थॉट से निकल जाओ कि अगर इसको कुछ हो जाए या कुछ क्या हुआ, क्योंकि अदरवाइज वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपना फोकस नहीं दे पाओगे, अपनी डेडिकेशन नहीं दे पाओगे, आपका माइंड और फोकस वेवर करेगा। बट यस, वो डर हमेशा, आपको डरना नहीं चाहिए, बट मैं उसको देखता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। यस, अगर वो तो रिस्की पेशेंट्स होते ही हैं, हमें पता होता है कि क्या हो सकता है, बट जब वो होता है तो इट इज़, कोई भी डेथ किसी की भी, उसका सबसे मुश्किल टास्क होता है जाके बताना कि ये हुआ है। बट उसमें दो होते हैं, एक तो कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, चाहे वो थिएटर में डेथ हुई हो, चाहे उसके बाद हुई हो, आपने अपनी तरफ से, चाहे वो 24 घंटे उसके साथ खड़े होकर अगले 7 दिन भी खड़ा होना, आपके फोकस में होना चाहिए बचाना है ही। और अगर वो कर लिया तो आप पेशेंट को भी पता रहता है कि हम जिसके लिए आए थे बचा तो नहीं सके, वो तो ऊपर वाले के, फिर वो फाइनली यही समझता है कि बाकी सब कुछ ऊपर वाले के किया, डॉक्टर साहब ने सब कुछ किया। और वो इसलिए नहीं होना चाहिए, आपका दिल उस पर होना चाहिए कि मैंने बचाना है ही। पता है उसका सबसे बड़ा जो उसका आशीर्वाद क्या होता है? आप हर एक को तो बचा नहीं सकते, आप गॉड नहीं हो, एंड आपको कभी डॉक्टर को कभी भी गॉड नहीं समझना चाहिए। गॉड इज़ देयर, आपके थ्रू काम करा रहा है, बट उसका पता क्या फ़ायदा होता है? योर ब्लेसिंग्स कम जब वही पेशेंट की फैमिली जिसके साथ आप जिसको बचा नहीं पाए, या जिसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, या जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो आपके हाथ में नहीं था बट आपके टेबल पे हुआ, या उसके बाद हुआ, अगर वो अपना रिलेटिव्स 10 दिन बाद ले आता है, कहता है कि दूसरा मरीज, हाँ ये एक मेरा रिलेटिव है, आप ही ने ट्रीट करना है, दैट मीन्स कि यू डिड योर बेस्ट, बाकी तो ऊपर वाला। तो कभी भी, और सेकेंडली अगर कुछ हो जाए तो मैं हमेशा उस चीज़ के बारे में, उस वक्त तो मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से बचाने की सोचता, नहीं बचता अगर, तो मैं अगले पूरे 7 दिन तक रिव्यू करता हूँ माइंड में कि और मैं क्या कर सकता था, कुछ ऐसी चीज़ और कर सकता था कि या ये बेटर हो जाता, या ये रिजल्ट उससे बेटर हो जाता, या ये चीज़ टेबल पे होती ही नहीं, या ये उसके बाद जिंदा रहता। उसको जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ना कि वाकई कुछ नहीं हो सकता था, अदरवाइज मैं उससे सीखता हूँ कि अगली बार कुछ सीखने को है कि शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए। और 35 साल में जहाँ तक सोचो कि लोग मुझे, यही नहीं, हर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सोचता है कि ये स्किल्स मास्टरली स्किल्स है, अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ कि इसके बियॉन्ड और सेफर बेटर हो सकता हूँ कि और क्या सुधार कर सकते हैं इसमें, और क्या और सेफर भी हो सकता है, इससे और बेटर भी हो सकता है, इससे और कम्प्लेक्सिटीज भी और सेफली हैंडल कर सकता हूँ। अभी भी मेरा दिमाग सीख ही रहा है। मैं मास्टर, दूसरे लोग मुझे मास्टर समझते हैं,
मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। और ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहने का ही फ़ायदा होता है कि आपके पास जो लोग आते हैं वो ये मान कर चलते हैं कि हाँ अभी जो मेडिकल एडवांसमेंट है इस स्थिति में बेस्ट किया जा सकता है, इस पर ज़रूर डॉक्टर साहब काम करके पहले से बैठे होंगे। सर लेकिन आपने एक बात कही कि इतना टाइम देने के बाद भी कुछ मरीज़ को शिकायत रह जाती है, तो फिर भी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तो सब ठीक था, डॉक्टर साहब के लेवल पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, जिसे मेडिकल भाषा में हम मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोप बहुत कॉमन हम देखते हैं कि लगाए जाते हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिख देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब आपको कैसा लगता है? पूजा, दिस इज अ वेरी हाँ बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है। अपनी तरफ से खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि सब कुछ किया एंड दैट नथिंग वेंट रॉन्ग, एंड दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते टू थिंक कि समथिंग वुड हैव रॉन्ग। वो तो पेशेंट, ह्यूमन बॉडी बड़ी कम्प्लेक्स है। अब मैं एक ब्लॉकेज को खोल रहा हूँ और बलून उसमें इन्फ्लेट करूँ और देखा स्टेंट बलून फुला के डाला जाता है और 200 पेशेंट्स उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने 12, 16, 14, 16 एटमॉस्फेयर पे उसको डाल दिया और एक 14, 16 एटमॉस्फेयर पे एक की आर्टरी सडनली रप्चर कर जाएगी और आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ह्यूमन साइंस कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि कार फेल हो जाती है जो हमने बनाई है, कार कहीं रुक जाती है और वो तो हमने बनाई है, ह्यूमन बॉडी तो हमने बनाई नहीं। पेशेंट नहीं अंडरस्टैंड करता, पेशेंट सोचता है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए थी, 100% सक्सेस क्यों नहीं आया। सो ही हैज़ देयरफॉर, पता है इससे 3 चीज़ें मैंने यस, जब अपनी पूरी कोशिश कर लो और अपने सिंसियरली कोशिश कर ली, तब ऐसी कंप्लेंट आती है तो हर्ट करती है, तब ऐसी कंप्लेंट आती है तो बुरा लगता है। और अगर नोटिस आता है और लॉयर का नोटिस आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो लॉयर तो ऐसी ऐसी बातें लिखता है जो कि इतनी ज़्यादा झूठ होती है कि आप पेशेंट के साइड में अगले 6 घंटे तक उसकी जान बचा रहे थे तो वहाँ लिखा आता है, उसके बाद तो डॉक्टर ने देखा ही नहीं इसको। ऐसा लीगल कंप्लेंट्स में लिखा होता है। हाँ, क्योंकि लॉयर अपना काम कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग लीगल केस बनाना है, केस बना, तो हर्ट वो बातें होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ लाइफ। मैं उसको कभी इस तरह से नहीं लेता। अगर दिल में सेटिस्फैक्शन हो ना कि आपने सब कुछ किया, अगर आप दिल से साफ हो, अपने आप यहाँ से कॉन्शियस सही होनी चाहिए कि यू डिड योर बेस्ट, जिस तरह आप अपने रिलेटिव के लिए करते और आपने वही डिसीजंस लिए। तो इसीलिए इट्स नॉट ए नेग्लिजेंस इशू, फॉर मी इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद कुछ भी हो, one faces that, one does that, but you know yourself in your heart that you did everything well. And the patients done or relatives did whatever they have to, they feel that they are doing. Not necessarily right, not necessarily correct. देखो, हम उस प्रोफेशन में हैं जहाँ हर एक की लाइफ नहीं बचा पाएंगे। हम उस प्रोफेशन में हैं जहाँ की डिजीज़ प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनकी वजह से हम सब कुछ ठीक करें तभी भी ठीक नहीं होंगे, और हम ऐसी लाइफ को सेव कर रहे हैं जो कि वाकई सीरियस कंडीशंस होती हैं। आई थिंक इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल जो कनेक्ट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर जो लो हुआ है ना, उसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डॉक्टर को ख़त्म करना। लाइक आई सेड कि अगर कोई आपके टेबल पे या आपके प्रोसीजर के बाद किसी की डेथ भी हो जाए तो आपको उसकी इतनी केयर करनी है, इतनी कोशिश करनी है बचाने के लिए कि जब रिलेटिव अपने पेशेंट को एक और पेशेंट को लाए तो कहे कि इन्हीं से करवाना है, क्योंकि जो हुआ वो तो उसकी मर्जी थी, बट इन्होंने बेस्ट दे दिया जो कोई लेकिन वो भरोसा कायम, वो भरोसा, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भरोसा कायम करना। सोशल मीडिया प्रेजेंट स्टेटस में तो ये सब चीज़ें होंगी ही, और भरोसा हमारे ऊपर है। मैं कहता हूँ इस बार ये कह दूँ कि जो मैं कहता हूँ ना, ये 3 जनरेशन्स मेरे को फॉलो कर रही हैं, और 3 जनरेशन डायरेक्टली तो मैंने 500 या 700 इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के डायरेक्टली ट्रेन किया, बट जो मैंने कहा कि 3 जनरेशन्स ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मुझे इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल मानते हैं, उनके लिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरी और कुछ ना देखो, मेरे लिए मेरे को 5 C's मेरे फॉलो करो, एंड दैट आई सिंसियरली से 5 C's क्या, एक कमिटमेंट, आप इस प्रोफेशन में कमिटेड आओ, दैट इज़ ऑल यू सी। ब्लिंकर मेरी ये कमिटमेंट थी कि मैंने डॉक्टर बना और मैंने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बना। सेकेंड इज कंपैशन, थिंक दैट द पेशेंट इज योर रिलेटिव, कंपैशनेट हो, अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। रात को पता है कहता हूँ, रात को
12 बजे भी अगर कोई पेशेंट में से रिलेटिव पूछ ले कि खाना क्या है, तो मैं उसको बता दूंगा खाना क्या है। ये नहीं कहूँगा कि यही था कि मैंने खुद खाना नहीं खाया और आप ये पूछ रहे हो, कल भी पूछ सकते थे। राइट, उतने ही वर्ड में आप बता दो क्या खाना है, वो Right. कितना आपसे कनेक्ट। सो कंपैशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपने आप को वो स्किल देते रहो जो पेशेंट डिजर्व्स दोज स्किल्स है कि नहीं? आई मीन आई डू बिलीव दैट कॉन्शियंस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल थिंग। कॉन्शियंस मीन्स एथिक्स। आपके एथिक्स इतने साउंड हो कि जब भी आप आओ अस्पताल, पूजा करके आओ, भगवान आज सब कुछ ठीक हो जाए, घर जाओ, भगवान आज ठीक हो गया, एंड योर कॉन्शियंस, रात को आप आराम से सो सको बिकॉज यू हैड द बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस। राइट, इतना कर लेंगे तो आई थिंक दैट कनेक्ट विद द पेशेंट। राइट। अब क्योंकि आप हमारे साथ हैं, चलते चलते बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनको आपके पास आना ही ना पड़े, दिल के मरीज ना बने लोग, क्योंकि भारत में दिल की बीमारियों का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक कि हम तो वर्ल्ड कैपिटल हैं हार्ट अटैक्स के, हम लोग सब प्रोन हैं, मैं भी प्रोन हूँ हार्ट अटैक का। तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? एक्चुअली प्रिवेंशन हार्ट डिजीज तो हमारे हाथों में है। मैं कहता हूँ कि पीपल वंडर की पॉलिसीज ये वो, अगर हम यही कहें कि लुक एट एवरीथिंग जो कॉजेज हार्ट डिजीज, मोटापा, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री को तो हम नहीं चेंज कर सकते जी, बट बाकी चीज़ों का तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या खाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज़ तो हमारे एक्चुअली कंट्रोलेबल है, और वो एक कंट्रोलेबल, हम एक्सरसाइज की हमने आपने बात की, मैंने बात की, और क्यों बात की? इसीलिए कि अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही करें और इसे कि 200 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, सिर्फ 200 मिनट इन अ वीक, इसका मतलब अगर 5 टाइम्स 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, 25% हार्ट अटैक के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। 5 दिन 40 मिनट, और 25% पता है कई दवाइयों से नहीं हो पाता, जो ब्रिस्क वॉक कर सकते, जो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। हमारा हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, हमारी वेट सही पे आ जाता है, हम पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जी आ जाती है। स्मोकिंग जो है प्रॉब्ली द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग छूट जाती है, आप एक्सरसाइज करो, आप हर तरीके से एक सिंगल एक्सरसाइज से सब रिस्क फैक्टर्स खत्म कर सकते हो। सो ऐसे वॉक वॉक वॉक, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, मेक इट इंटीग्रल पार्ट, आपका उसका एक अपने हर रूटीन का पार्ट बना दो। जिस तरह आप नहाते हो, तो अगर आपका 15 मिनट नहाने को लगता है तो आप नहा ही रहे हो ना, तो नहाते अगर हो तो क्यों एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? आपको खाने के लिए टाइम है, चाय पीने के लिए टाइम है, पकौड़े खाने के लिए टाइम है, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो एक्सरसाइज कीजिए। ब्रिस्क वॉक को सही मायनों में ब्रिस्क वॉक की तरह भी अगर आप करेंगे तो दिल के डॉक्टर्स के मुताबिक ये अकेली एक्सरसाइज आपके दिल की बीमारी के खतरे को, जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, 25% तक कम कर सकती है। फिर भी लोग डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो और ब्रिस्क वॉक का मतलब क्या है वो भी ज़रा एक बार समझा दें। तो ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपको, अगर आप चल रहे हो तो अगर आप किसी साथी के साथ, पहले ये बता दूं कि ज़्यादातर लोग जब पेशेंट होते हैं, हाँ कहते हैं जो रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ, तो पूछते हैं क्या करते हो? हाँ जी, वो हम लोग 4 दोस्त हैं, तो 4 दोस्त निकल लेते हैं सवेरे और 25-40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे घूम के आते हैं। अच्छा, क्या बात करते हो? अरे बड़ी बातें होती है, बीच में बैठ जाते हैं, बातें होती हैं। सो आई टेल यू, लोग सोचते हैं दैट्स एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज जो हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी और के साथ स्पीड पे चल रहे हो तो आप एक सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बोल पाओ। कन्वर्सेशन तो बात ही नहीं कि गप्पे मार रहे हैं, मुश्किल से एक सेंटेंस सांस में कंप्लीट कर पाओ, तो वो ब्रिस्क वॉकिंग हुई। और यूजुअली वो एज के हिसाब से डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली यंगर पेशेंट में वो 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, कोई और एल्डरली वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा पर आवर। तो ये सब बेस्ट टेस्ट है। और जब हम कहते हैं 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, हम ये नहीं कह रहे जिमिंग करो, ये वेट लिफ्टिंग, वो सब एक्सरसाइज नहीं है, वो कार्डियक एक्सरसाइज नहीं है। वेट लिफ्टिंग, जिम जाना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना, वो सब कार्डियक अनफ्रेंडली एक्सरसाइजेस है। अच्छा, जो दिल के लिए अच्छी नहीं है, जो दिल के लिए अच्छी नहीं है। वो फिजिक के लिए अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी है, वो अपने आप को दिखाने के लिए अच्छी है, बट हार्ट के लिए तो ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग,
ये एक्सरसाइजेज जो हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज वो अच्छी हैं और वही फ़ायदा देती हैं जो हार्ट अटैक में कह रहा हूँ डिक्रीज करने के लिए। आखिरी सवाल सर, डॉक्टर्स डे का मौका है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं जब हम कॉन्वोकेशंस कवर करने जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स बहुत कम दिखते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स वो होते हैं जिनकी फैमिली में पहले से डॉक्टर्स हैं। ऐसा क्यों है? फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स क्यों घटते जा रहे हैं? लोग डॉक्टर बनना क्यों नहीं चाहते? आई थिंक कि एक तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में और बहुत आ गई हैं। एक टाइम था जब मैं बना था डॉक्टर तो दो ही प्रोफेशन मानी जाती थी, इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना है। और यू हैड अ चॉइस, और हम इंजीनियर, मेरे कुछ फ्रेंड्स इंजीनियर, मैं डॉक्टर बना। अब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ बहुत है। जो हमारी मेडिकल साइंस में पढ़ाई है बहुत लंबी और बहुत स्ट्रेनुअस है। 4-4.5 साल लगते हैं हमें MBBS करने में, उसके बाद एक और एग्ज़ाम, उसके बाद MD करने के लिए। उस वक्त तो बेसिक डॉक्टर बनते हैं MD के साथ, और उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़े, उसके एग्ज़ाम, उसके बाद तो हमें 14 साल लग जाते हैं एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और स्पेशलिस्ट तो स्टार्ट है। उस 14 साल में हमारे कई दोस्त उस टाइम पे इंजीनियर या IT या MBAs करके कंपनियों के CEOs हो जाते हैं उन 14 सालों में जी। जबकि हम एज डॉक्टर्स पहले पेशेंट देखना शुरू करते हैं एज अ स्पेशलिस्ट, एंड उस वक्त हम जूनियर मोस्ट होते हैं अस्पतालों में। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसीलिए अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं जिसमें कि लोगों का दिमाग भी चल रहा है, चाहे वो IT हो, चाहे AI हो, चाहे इवन एंटरप्रेन्योरशिप हो। सेकेंडली एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आ गई हैं। हिंदुस्तान बहुत आगे तरक्की कर गया है। थर्डली जो पहले प्रोफेशन था, अब वो तभी लोग जाते हैं एज अ मिशन। उस वक्त प्रोफेशन एंड मिशन इकट्ठे थे। बिल्कुल। अब प्रोफेशन अलग चीज़ हो गई है, रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस को देखना एंड मिशन। और फाइनली ये जो आप एग्जैक्टली आपने रेज किया कि द ट्रस्ट फैक्टर, अब ये होते जा रहा है कि पेशेंट भी आपको एज अ सेवियर, एज अ डॉक्टर, एज अ वो नहीं समझता। इट्स ट्रांजैक्शनल। पेशेंट ने भी खुद ट्रांजैक्शनल बना दिया कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डॉक्टर ने भी उसको, पब्लिक ने भी ट्रांजैक्शनल बना दिया, डॉक्टर भी उसको कुछ डॉक्टर भी उसको ट्रांजैक्शनल देखना शुरू कर। आई थिंक द होल मिलियू हैज चेंज कि जो मिशन एंड प्रोफेशन इकट्ठे था वो मिशन एंड प्रोफेशन सेपरेट आउट होता जा रहा है। तो जब प्रोफेशन हम देखते हैं तो बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर हम मिशन देखते हैं तो फिर वाकई डॉक्टर अगर बनना है, बट आई विल स्टिल से टू ऑल द लिसनर्स, इट इज स्टिल द नोबलेस्ट प्रोफेशन। बिल्कुल, इट इज स्टिल द प्रोफेशन। आप देखिए, एंड आई विल जस्ट से दिस सेंटेंस टू एवरीबॉडी, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द फैक्ट कि कोई ऐसी प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप डेली काम करते हुए, अपना डेली काम करते हुए इतनी दुआएं मिले, इतनी ब्लेसिंग्स मिले, इतनी आपको थैंकफुल हो, इतनी ग्रेटफुलनेस मिले, जिससे कि आपकी रोज की, आपकी खुद की जिंदगी बढ़ रही है, आपकी खुद की हैप्पीनेस बन रही है, आपकी फैमिली को इतनी दुआएं मिल रही हैं, और आप क्या कर रहे हो? रोज वही काम कर रहे हो एज अ प्रोफेशन जो आपको सिखाया गया, जो आपका काम है, ना कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको दुआएं मिले काम करते करते। इसलिए डॉक्टर बनने की जो चाह रखते हैं लोग, नीट में एक बार नंबर नहीं आया, डॉक्टर सेठ यहाँ एग्जाम्पल है, दूसरी बार तीसरी बार आप अटेम्प्ट दीजिए। अगर आप वाकई इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो रास्ता लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आज भी सबसे नोबल प्रोफेशन यही है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल रह गया था, वो पूछ लेती हूँ आपसे। फिर भी आजकल जैसे आपने कहा कि अब प्रोफेशन हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया है, बहुत सारे लोगों को लगता है डॉक्टर्स तो लूटते हैं, अब उनका प्रोफेशन है, ये फीलिंग क्यों आती जा रही है? आई थिंक हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें हर चीज़ ट्रांजैक्शनल होती है, और इसीलिए और मेडिकल साइंस भी चेंज होती जा रही है, बट पब्लिक की और पीपल की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती जा रही है। हर तरीके से हर क्षेत्र में ट्रांजैक्शनल सिचुएशन डेवलप हो गई है। द साइंस, अच्छा, पर्सनल टचेस हैव गॉन डाउन। जो एक वो जो पर्सनल टच होता था, वन ऑन वन कनेक्ट नहीं है, और इट ऑल्सो गोज बैक टू डॉक्टरों को टाइम देना, पेशेंट को। बॉन्डिंग कैसे होती है? आज भी मैं कहता हूँ कि बॉन्डिंग तब होती है कि अगर आपने पेशेंट को टच भी नहीं किया और उसको सिर्फ कागज़ देख के ही उसको बता दिया कि आगे क्या करना है, तो बॉन्डिंग गई कहाँ? अगर आपने उसको एग्जामिन ही नहीं किया, तो एग्जामिनेशन का एक पार्ट है
टच। एग्जामिनेशन का एक पार्ट है कि उसने फील किया, आपने नर्व्स भी देख ली, तो देयर इज अ कनेक्ट व्हिच हैपेंड। सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम देना। द सेकंड थिंग इज ट्रांजैक्शनल को चेंज करना टू मेक एवरी, एंड एट द एंड पेशेंट चाहे कुछ भी सोचे, आफ्टर ऑल वो तो बीमार है ना, वो तो आपके पास आया है, उसको तकलीफ है। हमारा एज अ कर्तव्य है डॉक्टर होना कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। एंड आई थिंक आप कह सकते हो बोथ वेज हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इट स्टार्ट्स कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि उस ट्रांजैक्शनल सिचुएशन को खत्म करके कॉन्फिडेंस देना कि हम आपके लिए हैं, ट्रांजैक्शनल बेसिस पर नहीं, हम हैं बिकॉज आपने हमें ट्रस्ट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट ट्रस्ट एंड यू गोइंग टू डू इट टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसका मैं जानता हूँ, मैंने सीखा, जिस तरह मैंने सीखा, मैं वो डिलीवर करूँगा जो आपको, मैं खुद को डिलीवर करता, किसी और को डिलीवर करता। ये अगर हमने वो 5 C's फॉलो कर दिए, कमिटमेंट, कंपैशन, केयर, कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस, तो हमने उसको चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। अदरवाइज तो ये नेचुरल प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड नेचुरल प्रोसेस है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं, हर एक जगह देखा जा रहा है कि हम अब उस क्षेत्र में, हम उस ईरा में रह रहे हैं जहाँ की स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और साइंस इज टेकिंग ओवर एज अ रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आज की भी तारीख में, चाहे ज़माना 1960 का हो या 2025 का, आज की तारीख में मरीजों की सबसे पहली शिकायत यही होती है, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम नहीं दिया। तो डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर सेठ के ज़रिए हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने मरीज़ के साथ कनेक्ट बनाएं और उसे टाइम दें, और फिर डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया जाता है वो भी सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आई एम श्योर कुछ सिनेरियो हेल्थ केयर में बदलेगा और डॉक्टर्स आज तो कम से कम मरीजों को टाइम ज़्यादा देंगे। Thank you so much, sir. Thank you. You're so good at everything. Thank you so much, sir.